हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बिजल और आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपका द ओल्ड मैन एंड द सी। सो दिस वर्क वाज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वर्क है जो 1952 में पब्लिश किया गया था। जब आप इस वर्क को पढ़ोगे, जो स्टार्टिंग की लाइंस वगैरह रीड करोगे, तो उसको देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई एक बहुत ही मामूली सी कहानी है, एक बेचारे किसी बूढ़े फिशरमैन की, एक मछली की और एक समुद्र की। बट जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तो स्लोली यू विल रियलाइज कि ये कहानी छोटी हो ही नहीं सकती है, ये तो जिंदगी जितनी बड़ी कहानी है। हेमिंगवे ने खुद इसको डिस्क्राइब किया था एज अ सिंपल स्टोरी, लेकिन उनकी सिंपलिसिटी कोई यहाँ पे धोखा नहीं है, बल्कि वो एक डेलिब्रेटेड क्राफ्ट है। और ये उनका एक फेमस आइसबर्ग थ्योरी है। क्या होता है आइसबर्ग थ्योरी? आपने जैसा आप देखो, आप अपना आइसबर्ग देखते हो ना समुद्र के अंदर, तो वो सिर्फ समुद्र में इतना सा दिखाई देता है आपका, है ना? तो ये क्या पोर्शन है? ये 1/8 पोर्शन है जो आपको विजिबल है। बाकी ये पूरा का पूरा 7/8 पोर्शन तो समुद्र के अंदरी भाग में नीचे होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता। ये यहाँ पे आपका जो सरफेस पे दिख रहा है, जो स्टोरी है, वो तो सिर्फ 1/8 स्टोरी है आपकी। बाकी की जो 7/8 स्टोरी है, जो कि अंदर आपकी छुपी हुई है मीनिंग्स में, सिंबल्स में, वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके स्टोरी के मतलब को, इमोशंस को, ट्रॉमा को, फिलोसॉफी को, कि वो पानी के नीचे छुपा हुआ है। तो सरफेस पर स्टोरी फिर आखिर है क्या? तो सरफेस पे ये एक क्यूबन बूढ़े फिशरमैन की स्टोरी है, जिसका नाम होता है सेंटियागो। ये सेंटियागो की स्टोरी है यहाँ पे आपकी, जो पूरे के पूरे फिशिंग कर रहा है और 84 दिन से उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी है। सारे के सारे जो गांव वाले हैं उसको बुलाते हैं सलाव, यानी कि बहुत ही अलग लेवल का अनलकी इंसान, वर्स्ट काइंड ऑफ अनलकी। उसका एक लौता कंपेनियन होता है, एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम होता है मैनोलिन। और ये लड़के ने इसी सेंटियागो से मछली पकड़ना सीखा होता है। लेकिन अब इस लड़के के मम्मी पापा उसको उसके साथ में नहीं जाने देते। हालांकि ये लड़का सेंटियागो से बहुत प्यार करता होता है, पर उसके पेरेंट्स उसे रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेंटियागो की बदकिस्मती इन्फेक्शियस है, फैल जाएगी हमारे लड़के में भी अगर हमने उसके पास में जाने दिया। फिर आता है आपका 84वां दिन। ये दिन आता है आपका, इसके आगे की स्टोरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी प्लॉट की सरफेस लाइन। लेकिन अगर आप थोड़ा अंदर जाकर इसको पढ़ोगे स्टोरी को, तो हर चीज का डायमेंशन बदलने लग जाता है। एक रॉड होती है जिससे फिशिंग कर रहा होता है, उस रॉड में आपको अपनी लाइफ की फाइट्स आपको देखने को लगेंगे, जो जो लड़ाइयाँ आपने लड़ी है। ठीक है? तो ये आपका रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल स्ट्रगल, मदरहुड, बिट्रेल, बर्नआउट, सब आपको यहाँ पे याद आ जाएगा। समुद्र उसकी जिंदगी बन जाती है। मार्लिन, जो जिस मछली को ये पकड़ने की कोशिश करता है, वो आपका एक ऐसा ड्रीम बन जाता है। शार्क्स दुनिया के प्रेशर बन जाते हैं। और एक टाइम के बाद आप भूल जाते हो कि आप एक किताब पढ़ रहे हो। आपको लगता है कि आप खुद बोट में बैठे हुए हो। इतनी खूबसूरती के साथ में इस वर्क को लिखा गया है। तो सेंटियागो का साथ आप रोप पकड़ते हुए, हाथ में आपके हाथ छिल रहे हैं मछली को पकड़ने के लिए, बॉडी टूट रही है, और लेकिन वो आप छोड़ नहीं सकते उसको। तो यही हेमिंगवे का जीनियस है। स्टोरी इतनी सिंपल बनाई है कि हर इंसान अपनी कहानी उसमें डाल सकता है। हर एक कहानी, हर एक सिंबोलिज्म रिलेटेबल लगता है कि अरे ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है, अरे यहाँ तो ये मेरे से रिलेटेड कैरेक्टर है, ऐसा तो मेरे साथ हुआ था। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ऑथर के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना राइटर के आप समझे सेंटियागो को पूरा फील नहीं कर पाओगे, मुश्किल है। तो ओल्ड मैन एंड द सी के टाइम तक अर्नेस्ट हेमिंगवे खुद को ओल्ड मैन स्टेज में आ चुके थे। वो खुद भी बूढ़े हो चुके थे, फिजिकली भी और क्रिएटिवली भी। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, सिविल वॉर देखा, स्पेनिश वॉर भी देखा, और वर्ल्ड वॉर 2 का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो क्या था, डिप्रेशन, एक्सीडेंट्स, सब कुछ उनकी बॉडी पर और उनके माइंड में लिखा हुआ था। उनके वर्क्स में आपको सारे थीम्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एक टाइम पर वो लिटरेचर के रॉक स्टार हुआ करते थे। कौन कौन से फेमस वर्क्स थे आपके अर्नेस्ट हेमिंगवे के? द सन ऑल्सो राइजेज हो गया, है कि नहीं है? द सन ऑल्सो राइजेज। और कौन सा फेमस वर्क है इनका? अ फेयरवेल टू आर्म्स, है ना? अ फेयरवेल टू आर्म्स। ये आपके सारे वर्क, सारा का सारा मैंने जो कंटेंट आपके पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, तो वो देख लेना अपने कोर्स में, पीडीएफ डाउनलोडेबल सेक्शन में देख लेना आप। फॉर हुम द बेल टॉल्स, तो ये सब उनके 20th सेंचुरी के आइकॉनिक वर्क्स थे। लेकिन 1940s के एंड में और 50 के बिगिनिंग में क्रिटिक्स ने फिर बोलना शुरू कर दिया था कि हेमिंगवे तो अब खत्म हो चुके हैं, ही इज फिनिश्ड। बुढ़ापा आता है तो देखो हर कोई साथ छोड़ देता है, फिर वो तो ठहरे क्रिटिक्स। तो उनके कुछ वर्क्स को ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिला, मतलब ए टाइप्स का वर्क। और लोगों को लगा कि वो सिर्फ अपनी पुरानी ग्लोरी पे ही जी रहे हैं। यानी जैसे सोसाइटी बूढ़े लोगों के साथ करती है, एक टाइम के बाद उनके एक्सपीरियंस
को इग्नोर करके उन्हें भी बोल दिया गया कि अब इनका टाइम खत्म हो गया है। इसी फेज में हेमिंगवे क्यूबा में सेटल हो गए थे। वहाँ गल्फ स्ट्रीम में वो फिशिंग करते हैं। उन्होंने प्रोफेशन इसको ले, ऐसे प्रोफेशन मान लो, ये टाइम पास की तरह मान लो, वो फिशिंग करते थे। लोकल फिशरमैन को ऑब्जर्व करते थे और उनमें से एक बहुत ही क्वाइट, पेशेंट, थका हुआ लेकिन डिग्निफाइड ओल्ड फिशरमैन की इमेज से सैंटियागो का कैरेक्टर जन्म लेता है। तो सैंटियागो कोई रैंडम फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो एक बनाया हुआ है रियल आदमी की जिंदगी से, रियल समुद्र से, रियल लोनलीनेस से। और हेमिंगवे के अपने अंदर के बूढ़े थके हुए स्टिल फाइटिंग सेल्फ से ये कैरेक्टर यहाँ पे आपका इंस्पायर्ड है, बेस्ड ऑन है। तो जब द ओल्ड मैन एंड द सी आपके 1952 में कहाँ पब्लिश हुआ था? इट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1952 लाइफ मैगजीन में इसको आपका पब्लिश किया गया था पहली बार, लाइफ मैगजीन के अंदर। तो ये सिर्फ 2 दिन में 5 मिलियन लोगों ने इसको रीड कर लिया। कॉपीज बिची इसकी 5 मिलियन। उस टाइम की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1952 की। सोचो, एक बूढ़ा राइटर जिसको दुनिया ने साइड कर दिया था, सडनली फिर से सेंट्रल स्टेज पर आ गया है, सिर्फ एक सिंपल फिशरमैन की स्टोरी की वजह से। क्रिटिक्स को रियलाइज हुआ कि हेमिंगवे अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसकी राइटिंग तो अब और भी डिस्टिल्ड और फिल्टर्ड हो गई है। फ्लफ गायब हो गया है, सिर्फ आत्मा बची है, सोल बचा है। और फिर 1944 में नोबेल प्राइज कमेटी ने क्लियर वर्ड्स में एक्नॉलेज किया कि उन्होंने हेमिंगवे को प्राइमरीली द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए ऑनर किया। सो ही वन द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1954 फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी। तो उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया था हेमिंगवे ने कि मैं बूढ़ा हो सकता हूँ, मैं हर्ट भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भी फाइट करूंगा, और जब तक मैं फाइट करता रहूंगा मैं हार नहीं मानूंगा और कोई मुझे हरा नहीं सकता है। और इसीलिए ये किस फॉर्म में लिखी गई थी, द ओल्ड मैन एंड द सी? इट इज रिटन इन द नोवेला स्ट्रक्चर। आपका जो नोवेल का शॉर्ट फॉर्म होता है, नोवेला स्ट्रक्चर में लिखी गई है। ये सर्वाइवल का मैनुअल है एक। ये उन सब लोगों के लिए है जिनके बारे में दुनिया ने कह दिया है हो गया इसका काम, अब तो गया ये। तो फिर भी वो लोग हर सुबह उठकर अपना काम करते हैं। वो टीचर हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो हसलर्स हो सकते हैं, हीलिंग हो सकते हैं। दे आर हसलिंग, दे आर हीलिंग। तो सैंटियागो एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं लगता, वो हर उस इंसान का सिंबल है जो एज, फटीग, इलनेस, फाइनेंशियल प्रेशर, टूटे हुए दिल, हार्ट ब्रेक के बाद भी एक और बार कोशिश करता है, एक बड़ा सपना अपना संजोता है, हुक करता है, और फिर वो शार्क्स उस सपने को काट काट के खा जाती हैं। वो घर लौटते वक्त हाथ खाली उसके होते हैं, लेकिन अंदर से एक अजीब से उसके अंदर सुकून होता है कि मैंने मेरी पूरी जान लगा दी, मैंने अपने आप को धोखा नहीं दिया, ना फिश को दिया, ना खुद को दिया, और मैं कल सुबह फिर से कोशिश करूंगा। और यही आपके ओल्ड मैन एंड द सी का रियल कोर है। इसमें कोई हैवी फिलोसॉफिकल लेक्चर नहीं है, कोई फालतू की ज्ञानबाजी नहीं दी गई है, कोई लॉन्ग डायलॉग्स नहीं है। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है, एक ओशन है, कुछ फिश है और कुछ शार्क है, सॉरी एक फिश है और कुछ शार्क है, और इनके बीच जो साइलेंस अटेंशन है वही पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस की समरी बन जाता है। तो जब आप ये बुक अपने कभी फ्यूचर में पढ़ोगे या पढ़ाओगे तो उनको सिर्फ ये मत समझाना कि ये क्यूबरमैन की स्टोरी है, उनको बोलना ये स्टोरी उन सब लोगों की है जो हारते हुए भी रिस्पेक्ट सेव कर लेते हैं, सैल्यूट डिजर्व करते हैं। तो जिस तरह सैंटियागो मार्लिन से फाइट करता है, वैसे ही तुम अपनी मुश्किलों से, अपने ब्रेकअप से, अपने डिप्रेशन से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लड़ो और आगे बढ़ो जिंदगी को। और जब तक फाइट करो जब तक कि तुम एंड में खत्म नहीं हो जाते हो, मर नहीं जाते हो। लेकिन एंड एंड टाइम तक तुमको फाइट करना है, क्योंकि अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो तुम्हारी हार कभी नहीं होगी। तो ये जो लाइन है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, यही सैंटियागो के लिए, सिर्फ सैंटियागो के लिए नहीं है, बल्कि ये लाइन हम सब के लिए है। और इसी वजह से द ओल्ड मैन एंड द सी एक बहुत ही पतली सी छोटी सी किताब होके भी लाइफ टाइम वाली टीचिंग हमारे को दे जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसे कॉन्टेक्स्ट समझना चाहोगे यहाँ पे, तो आप देखो जब हेमिंगवे ने ये वर्क लिखा था यहाँ पे, तो वो अपने करियर के लास्ट फेज में थे, क्योंकि क्रिटिक्स ने तो उनका काम खत्म कर दिया था ऑलरेडी बोल बोल के। तो लाइफ उनको पर्सनली भी तोड़ चुकी थी, डिप्रेशन था उनको, इंजरीज हो रखी थी, बूढ़े हो चुके थे, अल्कोहलिज्म में डूब चुके थे, खुद से डाउट आने लगे थे कि क्या मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और टॉल था वॉर ट्रॉमा को लेके। पर एक राइटर जब हर्ट होता है तो या वो दो काम करता है, क्या है वो दो काम? या तो वो चुप हो जाता है, खत्म हो जाता है, या फिर जाते जाते अपना एक मास्टरपीस लिख जाता है जिसमें उनका पूरा जीवन संक्षिप्त होता है। और हेमिंगवे ने भी दूसरा ऑप्शन चूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूबा के ओशन में फिशिंग ट्रिप्स करते वक्त उन्होंने एक ओल्ड फिशरमैन को देखा जो बहुत ही चुप था,
थका हुआ था लेकिन ग्रेसफुल था, और इसी ऑब्जर्वेशन से सेंटियागो का जन्म हुआ। सेटिंग क्यूबा में है और फीलिंग यूनिवर्सल है। कोई भी जो एक लास्ट फाइट फेस कर रहा है वो सेंटियागो में अपना चेहरा देख सकता है। नोवेला का एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन एड्रेस करता है कि जब दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए तब तुम क्या बनोगे? क्या तुम लूजर बनोगे, या विक्टिम बनोगे, या फिर एक वॉरियर बनोगे? सैंटियागो प्रूव करता है कि डिफीट और डिग्निटी के साथ तुम एग्जिस्ट कर सकते हो। हेमिंगवे ने प्रूव किया है कि एक राइटर का लास्ट बुक कभी कभी उसका बेस्ट बुक बन जाता है, और ये नोवेल एक कमबैक नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल रिबर्थ है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो नोवेला आपका जो प्लॉट समरी इसको मैं समझा देती हूँ आपका। ये जो नोवेल है आपका, ये ओपन होता है सेंटियागो के साथ में। ओल्ड आपका क्यूबन फिशरमैन है जो 84 डेज, कितने दिन, 84 डेज तक उसके हाथ में कोई भी मछली नहीं आती है, पकड़ नहीं पाता है। तो गांव वाले लोग उसको क्या बुलाने लग जाते हैं? सलाव। सलाव मतलब अलग लेवल का बदकिस्मत इंसान, अनलकी, द वर्स्ट काइंड ऑफ अनलकी पर्सन, एज इफ कि किस्मत ही उसके अगेंस्ट जा रही है। तो ये जो 84 डेज थे वो सिर्फ नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी क्वाइट ह्यूमिलिएशन को, वो आइसोलेशन को, और वो एक इंसान की जिसकी रेपुटेशन थी कि अरे भाई ये तो ऐसा इंसान था, उसकी फेडिंग रेपुटेशन को, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर सेंटियागो डिस्पाइट हिज एज और फिजिकल एक्सर्शन वो अंदर से बहुत स्ट्रांग था, अकेला था बट हारा हुआ नहीं था। उसका इकलौता एक रियल कंपेनियन था जिसका नाम था मेनोलिन, एक छोटा लड़का था जिसने इसी से फिशिंग करना सीखा होता है और इससे बहुत प्यार करता होता है। तो इनके बीच का रिश्ता बहुत ही सिंपल है, टीचर स्टूडेंट वाला नहीं है, बट इट फील्स लाइक जेन्युइन अफेक्शन एंड डीप लॉयल्टी। तो मेनोलिन इसकी बहुत केयर करता था, रिस्पेक्ट करता था, और इसको अपने फैमिली की तरह ही मानता था सेंटियागो को यहाँ पे। लेकिन मेनोलिन के जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे, उन्होंने अब इसको बोल दिया था सख्त सख्त कि तुम अब सेंटियागो के पास में नहीं जाओगे। ये उन्होंने बोला कि द ओल्ड मैन हैज बैड लक, कि ये जो बूढ़ा आदमी है इसके पास बदकिस्मती मंडरा रही है, तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ भी बैड लक आ जाएगा। उसके बावजूद भी जो मेनुलिन होता है वो इमोशनली सेंटियागो से कनेक्टेड होता है, उसको बेट लेकर आता है, खाना लेकर आता है, और उससे बातचीत करता रहता है। फिर आता है आपका एक 85वां दिन, 85th डे। अब सेंटियागो डिसाइड करता है कि अब मैं यहाँ पे नहीं, मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा, डीप सी में जाऊंगा फिशिंग करने के लिए, मच फार्दर देन एनी अदर फिशरमैन। तो ये डिसीजन एक सिंबॉलिक मोमेंट है। जब इंसान अपने, जब लंबे टाइम से फेल होता रहता है, हताशाएं इसको मिलती रहती है, तो उसके बाद में वो अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर एक आखिरी, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देता है, एक अपनी आखिरी कोशिश देता है अपनी जी जान लगा के। अब वो जाता है डीप वाटर्स में, वहां पे एक बहुत ही, अब डीप वाटर्स में उसको क्या है, एक बहुत ही जायंट मार्लिन, बड़ी मछली होती है ना, वो उसके हुक में फंस जाती है, ये जायंट मार्लिन। ठीक है, ये अब उसके हुक में फंस जाती है, द बिगेस्ट फिश ही हैज एवर एनकाउंटर्ड। उसकी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी फिश उसने कभी नहीं देखी। अब ये फिश इतनी बड़ी है तो पावरफुल है, डिग्निफाइड है, और एकदम मैजेस्टिक है। सैंटियागो इमीडिएटली दो चीजों एक साथ फील करता है, एक तो एडमिरेशन कि अरे वाह क्या फिश है, दूसरा डिटर्मिनेशन कि मुझे तो पकड़नी है। तो वो फिश को दुश्मन की तरह नहीं, एक सम्मानित प्रतिद्वंदी की तरह ट्रीट करता है, एक रिस्पेक्टेड कॉम्पिटिटर की तरह। सो द बैटल बिटवीन द ओल्ड मैन एंड द मार्लिन, अब ये कितने दिन चलता है, एक दिन में या एक घंटे में नहीं पकड़ पाता उसको, ये आपका कंटिन्यू चल रहा है पूरा सीन। कितने दिन? 3 नाइट्स एंड 3 डेज। इतने दिन तक वो उस मछली को नहीं पकड़ पाया, उसको अपने बोट में खींच नहीं पाया, क्योंकि वो मछली, द फिश केप्ट पुलिंग द बोट इनटू द ओपन सी, और सेंटियागो अपनी लाइन को छोड़ने को तैयार नहीं था, उसके हाथों से खून बह रहा था, उसकी मसल्स, किसी चीज को पकड़ के रखोगे तो मसल्स आपकी सोर हो जाती है ना। तो सोचो 3 दिन 3 रात उसने लगातार उस मछली को पकड़ कर रखा, उसकी बॉडी अब यहाँ पे कोलैप्स करने वाली थी, हर बार दर्द बढ़ता रहा। सेंटियागो अपने आप से कहता रहा, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। और ये लाइन कैप्चर करती है हेमिंगवे की फिलोसॉफी को कि डिफीट अंदर से होती है और डिस्ट्रक्शन बाहर से। फिर फाइनली मार्लिन भी थक जाती है और सेंटियागो उसको मार देता है, नॉट आउट ऑफ हेट्रेड बट विद रिस्पेक्ट। वो उसको बोलता भी है, यू वर माई ब्रदर, और वो एक्नॉलेज करता है, एक स्ट्रेंज बॉन्ड जो उन दोनों के बीच के स्ट्रगल में फॉर्म हो जाता है। तो ये एक विक्ट्री थी, एक जीत थी, बड़ा हैवी वन, द काइंड ऑफ विक्ट्री दैट कॉज द होल बॉडी। तो वो मार्लिन को अपनी स्किफ्ट में बांधता है और वो शोर की तरफ वापस जाता है, बहुत थक गया है लेकिन वो प्राउड है। लेकिन यहाँ स्टोरी का सेकंड ट्रायल शुरू होता है। अब वो सेकंड ट्रायल क्या है? अब आती है शार्क्स। शार्क्स क्या होती है? ये अट्रैक्ट हो जाती है मार्लिन के खून से जो बह रहा होता है ना,
अब वो अटैक करने लग जाती है फिश को लेके, है ना, उस फिश को, मार्लिन को ऊपर अटैक करती है। वो अपने क्या, वो बोट के आगे एक कोना सा होता है, वहां पे उसने मार्लिन को अपना बांध रखा होता है। तो ये फिश कूद कूद के मतलब है ना जंप कर करके उस पर अटैक करती है। तो ये शार्क्स जो है ये सिंबलाइज कर रही है आपके दुनिया की वो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को जो क्या है, जेलिसी, क्रुएलिटी, रियलिटी और टाइम। क्या है ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस? इनको देखो यहाँ पे, जेलिसी, क्रुएलिटी, रियलिटी और टाइम। टाइम को भी यहाँ पे आपका एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स बताया है। क्या है ये सारी की सारी चीजें? ये सारी चीजें हैं आपकी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, ठीक है। इनको यहाँ पे इन्होंने ये बताया है। अब ये क्या है, सेंटियागो जब जब हर एक शार्क से लड़ रहा था विद वट एवर ही हैज, हारपून था, नाइफ था, इनफैक्ट उसका जो ओर था जिससे वो नाव चलाते ना, वो और भी टूट गया बेचारे का, उससे भी उसने शार्क्स को अपने फाइट किया उसने। लेकिन जब सेंटियागो हार्बर तक पहुंचा तो उसकी पूरी मार्लिन को, एंटायर मार्लिन को वो खा चुकी थी। अब क्या बचा था? सिर्फ एक मैसिव स्केलेटन, सिर्फ एक कंकाल बचा था उसके फिश का। सरफेस पे लग रहा था कि सेंटियागो हार गया है, लेकिन रियल सच्चाई तो कुछ और थी, और वो क्या थी? ऑपोजिट। वो हारता तब जब वो अंदर से टूट चुका होता, और सेंटियागो तो कभी अंदर से टूटता ही नहीं है। सो ही रिटर्न्स एम्प्टी हैंडेड येट स्पिरिचुअली अनबीटन। तो जब फिशरमैन उस स्केलेटन के साइज को देखते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटियागो का अचीवमेंट रहा होगा। तो रिस्पेक्ट धीरे धीरे उसके पास में वापस आ जाती है। तो ये नोवेल, आपका नोवेला जो है ये एंड होता है, सेंटियागो बेड पे पड़ा होता है, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है, और जो उसका सपना था, और वो सपना किसका था? वंस अगेन ऑफ लायंस ऑन द अफ्रीकन बीचेस। ये सिंबलाइज कर रहा है उसका क्या? लॉस्ट यूथ को, स्ट्रेंथ को, और वो जो एक अनडाइंग फ्लेम होती है आपके अंदर, वो जो आग होती है कुछ कर दिखाने की, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, इवन उसकी अपने बुढ़ापे में, उसकी ओल्ड एज में वो ड्रीम कर रहा है लायंस का। मतलब वो लायंस क्या है? होप और स्पिरिट के बारे में बता रहे हैं कि वो कभी नहीं खत्म होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। मेजर कैरेक्टर्स कौन है इस वर्क में? आपके मेजर कैरेक्टर्स आ जाते हैं आपके इस वर्क के अंदर। सेंटियागो, सेंटियागो कौन है? आपका हीरो है। सेंटियागो स्टोरी का सेंटर है, पर वो सिर्फ एक फिशरमैन नहीं, वो एक ऐसा आदमी है जो बूढ़े होने के बाद भी अपनी डिग्निटी को कभी नहीं छोड़ता है, अपने आत्मसम्मान को छोड़ने को तैयार नहीं है। पूरा का पूरा गांव उसको सलाम बोलता है, एक्सट्रीमली अनलकी कि तू तो मनहूस ही है। बोलता है कि सेंटियागो शिकायत नहीं करता, ये सारी चीजें करता है, पर सैंटियागो एक बार भी शिकायत नहीं करता। वो चुपचाप अपनी बोट पे रेडी रहता है और समुद्र में उतर जाता है। तो ये उसका कोड है, चुपचाप स्ट्रगल करना, रिस्पेक्ट के साथ में जीना, और हार के सामने झुकना नहीं। वो किसी को जवाब नहीं दे रहा कि तूने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, फालतू की लड़ाई में नहीं लग रहा है वो बस अपने हार मानने को तैयार नहीं है। तो ये हेमिंगवे का कोड हीरो का मतलब होता है अ पर्सन हु फेसेस पेन, लोनलीनेस, एजिंग एंड डेंजर विद सेल्फ कंट्रोल, करेज एंड ग्रेस। सैंटियागो मार्लिन से फाइट करते हुए भी गुस्सा नहीं करता है, बहुत पेशेंट है, डिसिप्लिन्ड है, काम है। और वो ये सारे हालात जब है जब वो टूट के थक चुका है, बॉडी उसकी खत्म होने वाली है, शार्क्स उसकी मार्लिन को खा जाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर का जो ऑनर है उसको नहीं खोता। वो हार नहीं मानता कि अरे मेरी शार्क मेरी मछली को खा गए हैं, अब ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ना। वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है। बॉडी कैसी है? ब्रोकन। स्पिरिट कैसी है? अनब्रोकन। और ये कौन है? ये है आपका सेंटियागो। यहाँ पे ये कैरेक्टर आपका यही अनब्रोकन स्पिरिट को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड कैरेक्टर आता है आपका क्या? मनोलिन। मनोलिन है आपका एक बॉय जो रिप्रेजेंट कर रहा है उम्मीद को, होप को। तो मेलोनिन की स्टोरी आपका इमोशनल एंकर है यहाँ पे। वो सेंटियागो का अप्रेंटिस है, पर रिश्ता उससे ज्यादा गहरा है। लड़का सेंटियागो को इज्जत करता है, उसकी केयर करता है, और उसमें फेथ रखता है, भरोसा रखता है उसमें। उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं कि सेंटियागो अनलकी के पास मत जाना, फिर भी वो मनोलिन उसके साथ बैठा रहता है, उसको खाना लाता है, उसको बेट लेकर आता है, वो मछली को खिलाने वाले होते हैं ना, लटे सी वो, और उसके साथ बैठकर बातें भी करता है। उसके थ्रू हेमिंगवे दिखाते हैं कि जब पूरी दुनिया आपको छोड़ दे तो एक इंसान ही अगर आपके पास भरोसा कर ले तो वो आपको संभाल सकता है। तो यू डोंट नीड हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सिर्फ एक इंसान हो जो आपके साथ हो, वो तो आप दुनिया को लड़ लोगे। तो मैनुलिन सिंबलाइज कर रहा है कंटिन्यूटी को और आपकी न्यू जनरेशन की लर्निंग को फ्रॉम द ओल्ड को लेके। फिर आता है आपका एक वर्दी, और वो क्या है? अपोनेंट होता है यहाँ पे, और वो होती है आपकी द मार्लिन। मार्लिन सिंपल फिश नहीं है, वो सेंटियागो के इक्वल उसके मिरर इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। स्ट्रांग है, डिग्निफाइड है, और वो भी पेशेंट है, वो भी हार नहीं मानती कि अरे मुझे पकड़ लिया तो मैं मर जाती हूँ, हार मान जाती हूँ। वो भी 3 दिन 3 रात फाइट करती है यहाँ पे।
तो सैंटियागो मार्लिन का ब्रदर बोलता है, उसको कैसे बोलता है, मार्लिन को अपना भाई बोल रहा है उसको, क्योंकि उनके बीच रिस्पेक्ट का बॉन्ड बन जाता है। ये फाइट ईगो की नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल टेस्ट जैसी लगती है। मार्लिन की वर्थ सैंटियागो की वर्थ को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसमें जितनी स्ट्रांग मार्लिन है उतना स्ट्रांग उसका फिशरमैन है। इसलिए मार्लिन सैंटियागो के लिए एक ड्रीम, एक चैलेंज और सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल बन जाता है। फिर आ जाती है शार्क, जो आपकी कौन है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है आपकी जिंदगी की। शार्क वो सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रही है जो आपके हार्ड अर्न अचीवमेंट्स को तोड़ देती है। जेलिसी हो गई, सोसाइटी की जेलिसी हो गई, सोसाइटी का कपटीपना हो गया, टाइम हो गया, पॉवर्टी हो गई, बैड लक, लाइफ क्रुएलिटी। चाहे आप कितनी मेहनत से कुछ क्रिएट करो, दुनिया कभी कभी उसको काट ही देती है, आपको अंडर एस्टिमेट ही करेगी। जिसने आपको नीचा दिखाना है तो आप कुछ भी कर लो, वो आपको नीचा ही दिखाएगा। तो शार्क्स मार्लिन को खा जाती हैं, पर सैंटियागो के अंदर का करेज उसको नहीं हिला पाती। तो ये दिखाता है कि दुनिया आपकी मेहनत छीन सकती है, पर वो आपकी डिग्निटी, आपके आत्मसम्मान को नहीं छीन सकती। और आपको ऐसे ही अड़े रहना है जैसे कि सैंटियागो अड़ा रहा था। उसने हार नहीं मानी, वो पेशेंट रहा था, और वो क्या बिलीव करता था कि आई कैन बी डिस्ट्रॉयड बट आई विल नॉट बी डिस्ट्रक्टेड। ठीक है, सॉरी, आई कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, आई कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी डिस्ट्रक्टेड। तो डिस्ट्रक्शन तो बाहरी तौर पे हो जाएगा, पर वो अंदर से खत्म नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, मेजर थीम्स क्या देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि आपका एंड्योर कर रहे हो, परसिवरेंस कर रहे हो ह्यूमन कैपेसिटी को। तो हेमिंगवे ने यहाँ पे दिखाया है कि जीत का मतलब सिर्फ सक्सेस नहीं होता, कभी कभी जीत का मतलब सिर्फ टिके रहना होता है। सैंटियागो आपके 84 डेज की फेलियर के बाद भी गिव अप नहीं करता। मार्लिन के साथ 3 दिन का इंटेंस स्ट्रगल उसकी बॉडी को तोड़ देता है, पर उसकी स्पिरिट नहीं टूटती है। और यहीं पे उन्होंने एक लाइन बोली थी, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो ये नॉवल का पूरा मॉरल सेंट्रल बन जाता है। नेक्स्ट थीम यहाँ पे बताई थी इन्होंने सैंटियागो को एज अ कोड हीरो। तो हेमिंगवे का कोड हीरो वो होता है जो सफरिंग को क्वाइटली झेलता है और अपने फियर, जो डर है, उसको कंट्रोल करता है और डिग्निटी से कभी हार नहीं मारता। तो सैंटियागो बिल्कुल ऐसा ही तो है, थक चुका है, टूट चुका है, खून बह रहा है, एग्जॉस्टेड है, लेकिन कैसा है, काम है, पेशेंट है और करेजियस है। तो जब शार्क्स उसकी मार्लिन को खा जाती है, तब भी सैंटियागो अपनी ग्रेस नहीं खोता। तो ये हेमिंगवे की डेफिनेशन है एक रियल हीरो की। फिर आ जाता है मैन वर्सेस नेचर। सैंटियागो और मैरिलिन की फाइट हेट्रेड नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की फाइट है। मछली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ओल्ड मैन भी डिटरमाइंड है। तो ये स्ट्रगल नेचर के खिलाफ नहीं, एक वॉर नहीं है यहाँ पे, बल्कि नेचर के साथ एक सेक्रेड बैटल जैसा लगता है। सैंटियागो मार्लिन का ब्रदर कहता है, मतलब रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और इक्वालिटी के साथ में उसको देख रहा है। फिर प्राइड और पर्सनल मीनिंग में अगर आप देखोगे तो सैंटियागो फिश या पैसा या फेम कमाने के लिए नहीं पकड़ रहा है, वो मार्लिन से फाइट करता है क्योंकि उसकी सेल्फ वर्थ स्टेक पर होती है। विलेज उसको अनलकी कहते हैं, तो सैंटियागो अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि मैं अब भी केपेबल हूं। इस प्राइड का टोन सेल्फिश नहीं है, ये आपकी इनर आइडेंटिटी को सेव करने की जरूरत है। आप आइसोलेशन में देखोगे तो सैंटियागो के अराउंड एक कांस्टेंट लोनलीनेस रहती है। कोई फैमिली नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, कोई क्रू नहीं है, सिर्फ समुंदर है, यादें हैं और साइलेंस है। लेकिन हेमिंगवे ने यह दिखाया है कि आइसोलेशन में एक बहुत ही डीप विजडम भी आपकी ग्रो होती है साथ के साथ में। सैंटियागो का सॉलिट्यूड वीकनेस नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल स्पेस जैसा बन जाता है यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे आपका एक मेन इंपॉर्टेंट थीम आता है, वो है स्पिरिचुअलिटी। नोवेल में सटल क्रिश्चियन इमेजरी विजिबल है। सैंटियागो की जो इंजरीज होती है, जैसे कि क्राइस्ट के वुंड्स है ना, वैसे आपको देखने के लिए लगेंगी। आ, आ, जैसे कि कैसे आप कह सकते हो उसको, एक क्रॉस कैरिंग इमेजरी, जैसे वो अपने उसको कंधे पे लेकर जाता है ना फिश के, उसको स्केलेटन को यहाँ पे मस्त को, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे क्रॉस के यहाँ पे अपने यहाँ पे उसको लटका रखा है यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को। तो इस स्टोरी में ये सफरिंग पनिशमेंट नहीं है, बल्कि वो रिडेम्पशन के पाथ बन जाती है। तो हेमिंग में एक फिशरमैन की जर्नी को एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बना देते हैं। ठीक है, की सिंबल्स में यहाँ पे मार्लिन आपका सैंटियागो का अल्टीमेट टेस्ट है। स्ट्रॉन्ग, नोबल, ब्यूटीफुल मार्लिन सैंटियागो की ओन डिग्निटी को रिफ्लेक्शन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, लायंस, लायन सैंटियागो के सपने में देखता है, वो उसके लॉस्ट यूथ और स्ट्रेंथ के सिंबल्स हैं, है ना। तो जब बूढ़ा आदमी सब कुछ खो देता है, तो लायंस अभी भी उसको होप लेकर आ रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं कि वो कैसा इंसान हुआ करता था। फिर सी है, सी क्या है, लमार। तो सैंटियागो का ओशन को फेमिनिन फॉर्म में लमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लमार। ये ओशन को आपके फेमिनिन फॉर्म में लमार बोलते हैं यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपका जेंटल है, मिस्टीरियस है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है।
तो सी कभी मदर जैसी होती है, कभी ओपोनेंट लाइफ इटसेल्फ जैसी होती है। यहाँ पे शार्क आपके उन सब डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को सिंबलाइज कर रहे हैं जो हमारी मेहनत को चबा जाते हैं, खा जाते हैं। अब वो कौन है? क्रिटिक्स हो गए, फेलियर्स हो गए, बैड लक, जेलिसी, सब शार्क जैसे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रखते हैं। तो शार्क्स मार्लिन को खा जाती है, लेकिन वो सेंटियागो की डिग्निटी को नहीं खा पाती है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ एक आपके इंपॉर्टेंट कोट्स है, उनको आप देख लेना, पीडीएफ में मैंने लिख रखी है। देखो जैसे आपकी लाइन है मेन इंपॉर्टेंट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो ये पूरा नोवेल इस लाइन का डेमोन्स्ट्रेशन है कि बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है पर स्पिरिट डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फिर ये बोल रहा है फिश आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू। तो ये ओपोनेंट से भी कंपैशन है यहाँ पे सेंटियागो को। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे, और आपके कुछ कोट्स उनको आप रीड कर लेना। तो ये आपके अगर एग्जाम में आ गए तो ये आपको इसको आप मेंशन कर देना कि यहाँ से ली गई है आपके ओल्ड मैन एंड द सी से। अब की पॉइंट्स में क्या ध्यान रखोगे? कब पब्लिश हुई थी? 1952 में पब्लिश हुई थी, द लाइफ मैगजीन में पब्लिश हुई थी। पीडीएफ में सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और हेमिंगवे को ये 1954 में इस वर्क के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इस वर्क के लिए। सेंटियागो कितने दिन तक अनलकी रहा था? 84th डे तक अनलकी रहा था, और 85th डे पे ये गहरे समुद्र में चला गया था, जब इसकी मार्लिन इसके पास में फंस गई थी यहाँ पे। और स्ट्रगल कितने दिन चला? 3 दिन तक चला, जो सिंबॉलिक है रिजरेक्शन को लेके। सेटिंग कहाँ पे देखने को मिलेगी? सेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी हवाना यानी गल्फ स्ट्रीम यानी क्यूबा में देखने के लिए मिलेगी आपकी। तो ये एलिगरी है इंडिविजुअल स्ट्रगल, फेलियर, डिग्निटी इन डिफीट का, है ना। तो ये इन्फ्लुएंस था हेमिंगवे की खुद की पर्सनल डिक्लाइन को लेके, और आप इसको एक ऑटोबायोग्राफिकल रीडिंग की तरह समझ सकते हो। सिंबल्स कौन से यूज किए हैं? लायंस, मार्लिन, शार्क और सी, है ना। मेनोलिन क्या सिंबलाइज कर रहा है? होप और कंटिन्यूटी को। और बेस्ट एग्जांपल ये पूरा वर्क किसका? आपके हेमिंगवे की आइसबर्ग थ्योरी का बेस्ट एग्जांपल इसको कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। तो ये आपके मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर पोस्ट वॉर फिक्शन की जॉनर में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लो यहाँ पे। ये कब आपका पब्लिश हुआ था? द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज पब्लिश्ड इन 1952 में इसको पब्लिश किया था नोवेला फॉर्म में। और नोबेल प्राइज कब मिला था? 1954 में नोबेल प्राइज मिला था इसको यहाँ पे। ठीक है, और क्या देख सकते हो आप इसमें? सेंटियागो कितने दिन तक अनलकी रहा था? 84 डेज तक इसको अनलकी कहा गया था यहाँ पे। जैन बर्निंग क्या सिंबलाइज कर रही है? ये सिंबलाइज कर रही है आपकी नोबल ओपोनेंट को और सेंटियागो के आइडियल्स को यहाँ पे। ठीक है, मनोलिन कौन होता है? मनोलिन सेंटियागो का यंग अप्रेंटिस होता है। क्या होता है यंग अप्रेंटिस? मतलब कि जिसने उसको सिखाया होता है, एक छोटा लड़का जो उसको प्यार भी करता है, रिस्पेक्ट भी करता है, लॉयल्टी करता है। तो सेंटियागो ने इसको फिशिंग सिखाया होता है बचपन में जब वो छोटा होता है। ये जो लाइन है आपकी, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, तो ये थीम है आपके स्टोइक एंड्योरेंस की। तो ये आपके नोवेल का फिलोसॉफिकल कोर है आपका। प्राइमरी सेटिंग का है? प्राइमरी सेटिंग आपकी क्यूबा में देखने के लिए मिल जाएगी। हवाना पोर्ट है यहाँ पे, वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। सेंटियागो किसके ड्रीम्स करता है? ये आपके लायंस के ड्रीम करता है यहाँ पे। लायंस कहाँ पे? अफ्रीकन बीचेस में आपके लायंस आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। सेंटियागो को स्ट्रगल जो मार्लिन के साथ होता है कितने दिन चलता है? 3 दिन 3 रात चलता है यहाँ पे। डे 1 पे तो वो उसको हुक करता है, डे 2 और 3 उसके एग्जॉशन और स्पिरिचुअल बॉन्डिंग को लेके यहाँ पे बात करते हैं, और डे 3 में ये इसको मार देता है यहाँ पे। फिर बोल रहा है हु डिस्ट्रॉयज द मार्लिन। यहाँ पे आप सेंटियागो का नाम मत लेना, कौन डिस्ट्रॉय कर देते हैं मार्लिन को? हाँ, शार्क्स डिस्ट्रॉय करती है, शार्क्स खा जाती है मार्लिन को यहाँ पे आपका। ठीक है, तो शार्क्स क्या है? डिस्ट्रक्टिव सिंबल है ना। तो आप इसके साथ में इसको देख लेना यहाँ पे। फिर हेमिंगवे की टेक्निक कौन सी यूज की है उन्होंने? आइसबर्ग थ्योरी यहाँ पे इन्होंने यूज की है। ठीक है, आइसबर्ग थ्योरी का यहाँ पे नाम ले देना। और ये कौन सा आपका मास्ट सिंबलाइज कर रहा है? जो मास्ट होता है यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये आपके क्राइस्ट वाली इमेज को, क्राइस्ट लाइक सफरिंग को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मेनोलिन के पेरेंट्स क्यों मना कर देते हैं उसको सेंटियागो के पास जाने के लिए? क्योंकि वो उसको क्या बुलाते हैं कि वो सलाव है। सलाव मतलब अनलकी। क्या मतलब होता है सलाव? मतलब अनलकी है इसीलिए। ठीक है, फिर आपका जो एंडिंग है स्केलेटन एडमिरेशन का, वो क्या सजेस्ट करता है? स्पिरिचुअल विक्ट्री को ये सजेस्ट करता है आपका यहाँ पे, कि लॉस कैन स्टिल कंटेन विक्ट्री, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे आपका द ओल्ड मैन एंड द सी आपका जो चैप्टर था यहाँ पे। और ये जो भी सिंबॉलिज्म है, जो भी सारी चीज़ें मैंने बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और साथ ही में आपका, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप डाउनलोड कर लेना। आपके हर संडेज को फ्री मॉक्स अवेलेबल होते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं आपके ऐप पे। पेड बैचेस, आपके जो पेड टेस्ट है वो तो आपके पेड बैचेस के साथ में आपको अवेलेबल है ही,
पर उसी के साथ में फ्री आपके मॉक्स भी हैं जो बहुत यूज़फुल हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं संडेज़ में। और ये स्कैनर प्ले स्टोर के लिए है, या तो इससे आप डाउनलोड कर लो, या फिर आप विद्वान ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आप ये वेबसाइट से भी यहाँ पे अपने मॉक्स को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये iOS के लिए है। और ये टेलीग्राम चैनल है मेरा जहाँ पे आप मुझे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। कोई भी क्वेरीज हो, किसी भी किस्म की क्वेरीज हो, आपके कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं जब भी फ्री होंगी आई विल रिवर्ट टू यू। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आपके कुछ कोर्सेज ऑनगोइंग है, यूपीएलटी ग्रेड का चल रहा है, DSSB DGT का चल रहा है, और भी आपके 2-3 कोर्सेज चल रहे हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो उनको आप देख लीजिएगा। ऑलराइट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।